Hello friends. Welcome to my channel MAHATET Study Center. आज हम EVS Environmental Studies के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके। ये क्वेश्चंस ज्यादातर महाराष्ट्र TET एग्जाम में पूछे जाते। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाना ना भूलें। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MAHATET स्टडी सेंटर। आज हम EVS एनवायरमेंटल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके। ये क्वेश्चंस ज्यादातर महाराष्ट्र TET एग्जाम में पूछे जाते। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाना ना भूलें। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1. In our country there is a law on child marriage. This law has strictly fixed the minimum age of marriage which is. Options है 1. 18 years for girls and 21 years for boys. 2. 18 years for both. 3. 21 years for both. 4. 16 years for girls and 19 years for boys. Correct answer है option 1. 18 years for girls and 21 years for boys. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश भारत में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की मिनिमम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। ये कानून बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और जीवन के बेहतर अवसर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ISC स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है ताकि बचपन में शादी के दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Select from the following a list of animals which live in our houses. Options है 1. Spider, rat, cockroach, lizard. 2. Spider, lizard, cockroach, pigeon. 3. Cockroach, ant, rat, bat. 4. Rat, spider, lizard, squirrel. Correct answer है option 1. Spider, rat, cockroach, lizard. जो जानवर अक्सर हमारे घरों में मिलते हैं उनमें से 1. Spider, मकड़ी. 2. Rat, चूहा. 3. Cockroach. 4. Lizard, छिपकली. ये सभी घरों में अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3. Most rice grows in Kalahandi district. This district is a part of. Options है 1. West Bengal. 2. Orissa. 3. Jammu and Kashmir. 4. Andhra Pradesh. Correct answer है option 2. Orissa. कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, पहले उड़ीसा का एक हिस्सा है। ये क्षेत्र अपनी कृषि, खासकर धान, राइस की खेती के लिए जाना जाता है। कालाहांडी एक समय सूखा और गरीबी के लिए भी मशहूर था, लेकिन आज यहां खेती में सुधार और विकास के कारण फसलों का उत्पादन काफी बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. After break while teaching EVS, if students are not taking interest, what will you do? Options है 1. Take the children to playground. 2. Change the topic immediately. 3. Change their seats and put their head down on desk. 4. Use audiovisual aids. Correct answer है option 4. Use audiovisual aids. अगर ब्रेक के बाद बच्चे EVS एनवायरमेंटल स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए मैं कुछ क्रिएटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा। ऑडियो विजुअल एड्स बहुत मददगार हो सकते हैं। यहां कुछ स्टेप्स है जो मैं ले सकता हूं। 1. इंटरैक्टिव वीडियोस, मेन टॉपिक से जुड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाना शुरू करूंगा जो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाए। जैसे अगर हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक एनिमेटेड वीडियो या डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। 2. पिक्चर्स और चार्ट्स, मेन कलरफुल पोस्टर्स, पिक्चर्स या डायग्राम्स का उसे करके टॉपिक को विजुअली समझाऊंगा। ये चीज़न उनका फोकस वापस लाती है क्योंकि बच्चे विजुअल कंटेंट से जल्दी एंगेज होते हैं। 3. क्विज या गेम्स, एक शॉर्ट क्विज या फन गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।
ऐसे इंटरैक्टिव चीज़ें उनका मन बहलाने के साथ साथ उनकी लर्निंग को भी बढ़ाती है। 4 हैंड्स ऑन एक्टिविटी। अगर पॉसिबल हो तो एक स्मॉल हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा सकता हूं, जैसे प्लांट्स के पार्ट्स दिखाना, उन्हें ड्रॉ करवाना या फिर क्लास में किसी चीज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना। इस तरह से थोड़ा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनके मैं उनका इंटरेस्ट वापस पैदा करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 at primary stage assessment should consist of. Options है 1. Half-yearly and annual examination. 2. Weekly home and class assignments. 3. Continuous and unstructured teacher observations to be shared with learners and parents. 4. Formal tests and games done every week. Correct answer है option 3. Continuous and unstructured teacher observations to be shared with learners and parents. प्राइमरी स्टेज पर असेसमेंट का फोकस लर्निंग को एनकरेज करने पर होता है, ना कि सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स पर। इस स्टेज में कंटिन्यूअस और अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशंस काफी जरूरी है, क्योंकि इसे बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट का अच्छे से पता लगता है। इन ऑब्जर्वेशंस को लर्नर्स और पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उन्हें बच्चे की प्रोग्रेस का पता चले और उन्हें सपोर्ट दिया जा सके। प्राइमरी स्टेज में असेसमेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। 1. फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। ये असेसमेंट्स कंटिन्यूअस होते हैं और क्लास में डे टू डे एक्टिविटीज के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे कि ओरल क्वेश्चंस, क्लासरूम डिस्कशंस, ग्रुप एक्टिविटीज एटसेट्रा। इसमें बच्चों के समझने के तरीके और उनकी लर्निंग पेस का पता चलता है। 2. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। टीचर्स अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हैं, जैसे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ग्रुप वर्क में पार्टिसिपेशन एटसेट्रा। ये नोट्स लर्नर स्पेसिफिक फीडबैक देते हैं। 3. पोर्टफोलियो असेसमेंट। ये एक कलेक्शन होता है बच्चे के काम का, जिसमें उनके ड्राइंग्स, रिटन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और अदर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये पोर्टफोलियो बच्चे की ग्रोथ को दिखता है और उनके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है। 4. सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने काम को खुद इवैल्यूएट करें या अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी लर्निंग शेयर करें। इससे उनमें सेल्फ रिफ्लेक्शन और अकाउंटेबिलिटी आती है। 5. नैरेटिव रिपोर्ट्स। टीचर्स एक डिटेल्ड फीडबैक लिखते हैं जिसमें बच्चे के ओवरऑल परफॉर्मेंस, लर्निंग प्रोग्रेस और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को हाईलाइट किया जाता है। ये रिपोर्ट्स पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। इन सब मेथड्स का उसे करके प्राइमरी स्टेज पर होलिस्टिक असेसमेंट होता है, जो लर्निंग को सपोर्ट करता है और बच्चे के डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6. Which of the following is considered a motivated EVS class? Options है 1. Maximum attendance in the class. 2. Remedial work given by the teacher. 3. Questioning, experimenting and brainstorming done in the class. 4. Pin drop silence in the class. Correct answer है option 3. Questioning, experimenting and brainstorming done in the class. A motivated EVS environmental studies क्लास टैब मानी जाती है जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनका इंटरेस्ट बनाए रखना टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब क्लास में क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी एक्टिविटीज हो रही हो, तब उससे एक मोटिवेटेड EVS क्लास माना जाता है। इन एक्टिविटीज से बच्चे 1. क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। 2. क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिसे वो नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। 3. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। 4. एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जो लर्निंग को एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाता है। इस तरह की क्लास में टीचर बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करने का मौका देता है। ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं लेते, बल्कि प्रैक्टिकल समझ भी डेवलप करते हैं। Next question. 7. After being taught about the diversity of animals in India, the students of primary class were taken to zoo by a school. This would help the students. Options है 1. To correlate classroom learning to real life situations. 2. To develop respect for animals. 3. To develop skills for environment and animal protection. 4. Have fun and for recreation. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1.
to correlate classroom learning to real-life situations. जैब प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स को इंडिया में एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाने के बाद जू ले जाया गया, तो इस प्रक्रिया का मैं उद्देश्य ये है कि उन्हें क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशंस से कोरिलेट करने का मौका दिया जाए। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करता है और काफी फेड लाता है, जैसे 1. रियल लाइफ एक्सपोजर। जू में स्टूडेंट्स जो एनिमल्स देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन उनके लिए थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करना आसान बनाता है। क्लासरूम में पढ़े गए एनिमल्स को देखकर उनका लर्निंग एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग और विविड हो जाता है। 2. बेटर रिटेंशन। जब स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट को विजुअल या रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं और वो कॉन्सेप्ट उनकी मेमोरी में लंबे समय तक रह जाता है। 3. क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। जू विजिट स्टूडेंट्स में नेचुरल क्यूरियोसिटी जगता है और एनिमल्स के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा बढ़ता है। ये लर्निंग को और ज्यादा एंगेजिंग और मोटिवेटेड बनाता है। 4. सेंसरी लर्निंग। सिर्फ बुक्स या पिक्चर्स के जरिए नहीं, बल्कि उन्हें रियल एनिमल्स देखने, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, जो उनकी मल्टीसेंसरी लर्निंग को एनहांस करता है। 5. प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स, फिजिकल फीचर्स और बिहेवियर को देखकर उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को रियल में समझ पाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी की थ्योरी को समझने में काफी मदद करता है। ऐसे फील्ड ट्रिप्स लर्निंग को बियॉन्ड क्लासरूम ले जाती है, जिससे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की समझ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8. स्टूडेंट ऑफ 5th grade with visual deficiency should be। ऑप्शंस है 1. Excused to do a high-level work. 2. Helped with his or her routine work by parents and friends. 3. Treated normally in the classroom and provided strong support through audio CDS. 4. Given special treatment in the class. Correct answer है option 3. Treated normally in the classroom and provided strong support through audio CDS. 5th grade के एक स्टूडेंट जिसको विजुअल डेफिशिएंसी है, उसको क्लासरूम में नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उनकी स्पेसिफिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए। ऑडियो CDS जैसे टूल्स का इस्तेमाल काफी मददगार हो सकता है। ये कुछ तरीके हैं जो उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। 1. ऑडियो सपोर्ट। विजुअल कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड करना, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स को ऑडियो CDS के थ्रू सुनने का ऑप्शन देना, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे टूल्स उनकी लर्निंग को एक्सेसिबल बनते हैं। 2. टैक्टाइल लर्निंग मटीरियल्स। उन्हें टैक्टाइल टूल्स या मटीरियल्स जैसे रेज्ड मैप्स, ब्रेल बुक्स या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा सकती है, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को फील करके समझ सके। 3. इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। स्टूडेंट को क्लास में बिल्कुल वैसे हाई ट्रीट करना चाहिए जैसे दूसरे बच्चे ट्रीटेड होते हैं, ताकि वो इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस फील कर सके, लेकिन उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। 4. पीयर सपोर्ट। क्लासमेट्स को भी मोटिवेट किया जा सकता है कि वो विजुअल डेफिशिएंसी वेल स्टूडेंट को हेल्प करें, जैसे नोट्स पढ़कर सुनना या एक्टिविटीज में मदद देना। इससे उन्हें एक इंक्लूसिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। 5. टीचर गाइडेंस। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी लेसन या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसका ऑल्टरनेट फॉर्मेट, ऑडियो, टैक्टाइल etc. स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो। इसके साथ साथ रेगुलर चेक-इन्स करके ये देखा जा सकता है कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ऐसे मेथड्स से स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है और उन्हें एक सपोर्टिव और एंगेजिंग एनवायरनमेंट में पढ़ाया जा सकता है, जिसमें वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9. लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ। ऑप्शंस है 1. Situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilitates. 2. More and more teaching aids are used in the class. 3. Teachers use different types of lectures and explanations. 4. Due attention is paid to periodic tests in the class. Correct answer है option 1. Situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and teacher facilitates. लर्निंग को तब और भी एनरिच्ड बनाया जा सकता है जब रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को क्लासरूम में लाए जाए और स्टूडेंट्स उसमें एक्टिवली इंटरैक्ट करते हैं, जबकि टीचर इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है।
इस तरह का लर्निंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोडक्टिव होता है। ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए लर्निंग को एनरिच किया जा सकता है। 1. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पीबीएल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या सिनारियोज को प्रोजेक्ट्स के रूप में दिया जा सकता है, जहां स्टूडेंट्स को अन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलना होता है। इसमें कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। 2. ग्रुप डिस्कशंस और डिबेट्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस पर डिस्कशंस और डिबेट्स करने के लिए एनकरेज किया जा सकता है। इसमें वो अपने विचार रखते हैं, दूसरों के विचार सुनते हैं और एक संवेदनशील और समझदार पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। 3. रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशंस रियल वर्ल्ड रोल्स या सिचुएशंस का सिमुलेशन करना, जहां स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर रोल को प्ले करते हैं, जैसे टीचर, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट। उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करता है और उन्हें स्किल्स का रियल एप्लीकेशन समझ में आता है। 4. केस स्टडीज रियल वर्ल्ड केस स्टडीज इंट्रोड्यूस करके स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सकता है कि वो इन केसेस का एनालिसिस करें और अपने सॉल्यूशंस प्रपोज करें। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है। 5. फील्ड ट्रिप्स क्लासरूम से बाहर लेकर जाने वेल एक्सपीरियंसेस, जैसे म्यूजियम विजिट्स, नेचर वॉक्स या कम्युनिटी इंटरैक्शन, स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में सीखने का मौका देते हैं। ये उनकी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को भी बढ़ते हैं। 6. इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी का उसे करके वर्चुअल टूर्स, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल्स या इंटरैक्टिव सिमुलेशंस से स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड सिनारियोज से जोड़ने का मौका दिया जा सकता है। 7. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस पूछने और एक्सप्लोर करने का मौका देना। इसमें वो अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस से क्वेश्चंस उठाते हैं और उसका जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस तरह का अप्रोच लर्निंग को इंटरैक्टिव, एंगेजिंग और मीनिंगफुल बनाता है, जिसमें स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझते हैं। टीचर का रोल यहाँ एक फैसिलिटेटर का होता है, जो स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन में गाइड करता है और लर्निंग का प्रोसेस सेल्फ ड्रिवन और कोलैबोरेटिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10. Kritika, who does not talk much at home, talks a lot at school. She actively takes part in discussions in the classroom. It shows that options hai 1. A school is the place where her thoughts gets acknowledged. 2. Teachers demand that children should talk a lot at school. 3. She does not like her home at all. 4. The school is not able to maintain discipline in Kritika's class. Correct answer है option 1. A school is the place where her thoughts gets acknowledged. कृतिका जो घर पर ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में एक्टिवली डिस्कशंस में हिस्सा लेती है, इसका ये मतलब है कि स्कूल उसके लिए एक ऐसा सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहां उसके थॉट्स और विचारों को एक्नॉलेज किया जा रहा है। इसका कुछ मतलब यह हो सकता है 1. स्कूल एनवायरनमेंट सपोर्टिव और इंक्लूसिव है। कृतिका को स्कूल में ऐसा लगता है कि उसके विचार सुने जाते हैं और उसकी बातें महत्वपूर्ण है। ये एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को दिखता है जहां बच्चे अपने विचार बिना हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं। 2. क्लासरूम डिस्कशंस मोटिवेट करते हैं। डिस्कशंस और कोलैबोरेटिव लर्निंग ने कृतिका का इंटरेस्ट जगाया है और उससे अपनी बातें शेयर करने का कॉन्फिडेंस मिला है। वो अपने पीयर्स और टीचर्स के साथ कंफर्टेबल फील करती है, जो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है। 3. टीचर्स एनकरेजमेंट और फैसिलिटेशन टीचर का रोल यहां बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद टीचर कृतिका को मोटिवेट करता है, उसके विचारों को वैल्यू करता है और एक ऐसे माहौल का निर्माण करता है जहां सभी स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। 4. स्कूल एज अ स्पेस ऑफ एक्सप्रेशन ये इस बात का संकेत भी है कि स्कूल कृतिका के लिए एक ऐसा जगह बन गया है जहां वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकती है, जो शायद वो घर में नहीं कर पाती। स्कूल उसके विचारों और इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करता है। ये दिखता है कि जब एक बच्चे को सपोर्टिव और एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो अपने थॉट्स और आइडियाज को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करता है। स्कूल इस कृतिका के लिए एक सेफ स्पेस बन गया है जहां वो अपने आइडियाज को ओपनली एक्सप्रेस कर पाती है, जो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Which of the following factors is not considered the sign of being gifted? Options है 1. Having creative ideas.
2. Novelty in expressions. 3. Curiosity. 4. Memorize a lot of material quickly. Correct answer है option 4. Memorize a lot of material quickly. जब हम being gifted या प्रतिभाशाली होने की बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स और एबिलिटीज होते हैं जो इसके साइन माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी फैक्टर को being gifted का साइन नहीं माना जाता तो वो हो सकता है memorizing a lot of material quickly। ये एबिलिटी किसी भी स्टूडेंट की हो सकती है, चाहे वो गिफ्टेड हो या ना हो। ये एक रोट लर्निंग स्किल है और इसे ये पता नहीं चलता कि वो स्टूडेंट कैसे सोचता है या किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिव थिंकिंग में प्रोफिशिएंट है। Other signs of being gifted generally include high levels of curiosity, advanced problem-solving skills, creativity and original thinking, exceptional verbal or mathematical abilities. तो memorizing a lot of material quickly को being gifted होने का साइन नहीं माना जाता क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी रिटेंशन से संबंधित है, जबकि गिफ्टेडनेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज और टैलेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. A teacher can identify a stressed child when the child shows the following behavior. Options है 1. Aggressive behavior, 2. Mistakes in learning, 3. Excessive talking, 4. Hyperactivity. Correct answer है option 1. Aggressive behavior. A teacher can identify a stressed child through various behaviors. Aggressive behavior is one of the signs, but there are several other indicators that may suggest a child is experiencing stress. Here are some common behaviors that may help in identifying a stressed child. 1. Aggressive behavior, increased irritability, frequent outbursts, or physical aggression towards peers or objects can be signs of stress. 2. Withdrawal. The child may become more withdrawn, avoiding interaction with peers or participating in class activities. 3. Changes in academic performance. A noticeable decline in grades or a lack of interest in schoolwork can indicate stress. 4. Frequent absences. The child may miss school more often than usual, possibly due to anxiety or emotional distress. 5. Physical symptoms. Complaints of headaches, stomachaches, or other unexplained physical ailments can be stress-related. 6. Changes in appetite or sleep patterns. The child may eat significantly less or more, or they may have trouble sleeping or experience nightmares. 7. Difficulty concentrating. A stressed child may struggle to focus on tasks, leading to mistakes or incomplete assignments. 8. Mood swings. Rapid changes in mood, such as going from happy to upset quickly, can be indicative of emotional stress. 9. Regressive behaviors. The child might exhibit behaviors typical of a younger age, such as bedwetting or thumbsucking. 10. Excessive worrying. Expressing concerns about school, friends, or family situations more than is typical for their age. By being attentive to these signs, teachers can better support children who may be experiencing stress and provide them with the appropriate help and resources. Next question. 13. In a class about 5 students are not doing well in EVS. Which of the following strategy should a teacher apply to help them understand the subject and develop interest in it? Options है 1. Make them sit in the first row and supervise their work constantly. 2. Ensure that they attend the school regularly. 3. Give them additional assignments to do at home. 4. Make them do hands-on activities or experiments on their own to understand the concept better. Correct answer है option 4. Make them do hands-on activities or experiments on their own to understand the concept better. अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स EVS एनवायरमेंटल स्टडीज में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो टीचर को उन्हें समझने और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट्स करवाना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो टीचर अप्लाई कर सकती है। 1. हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने दिया जाए, जैसे प्लांट्स के ग्रोथ का ऑब्जर्वेशन, वाटर टेस्टिंग या सॉइल सैंपल्स का एनालिसिस। इससे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। 2. ग्रुप प्रोजेक्ट्स।
स्टूडेंट्स को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके एक स्पेसिफिक टॉपिक पर प्रोजेक्ट करने को कहा जा सकता है। इसमें वो रिसर्च कर सकते हैं और अपने फाइंडिंग्स को एक प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर कर सकते हैं। 3 फील्ड ट्रिप्स, अगर पॉसिबल हो तो किसी लोकल पार्क, जू या एनवायरमेंटल सेंटर का विजिट प्लान किया जा सकता है, जहां स्टूडेंट्स रियल लाइफ एनवायरनमेंट देख सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। 4 इंटरैक्टिव मॉडल्स, स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल मॉडल्स बनाने का मौका दिया जा सकता है, जैसे इकोसिस्टम मॉडल्स, फूड चेन्स या वाटर साइकिल्स। इसमें वो अपने हाथों से कुछ बनते हैं, जो उनके लर्निंग को एंगेजिंग बनाता है। 5 रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशंस, स्टूडेंट्स को रोल प्ले या सिमुलेशंस में पार्टिसिपेट करने दिया जा सकता है, जहां वो डिफरेंट रोल्स जैसे साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट प्ले करके इश्यूज को समझ सकते हैं। 6 यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एप्स या ऑनलाइन सिमुलेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां स्टूडेंट्स को इंटरैक्टिव वे में एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स समझने का मौका मिले। 7 इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन्हें एनकरेज किया जा सकता है कि वो अपने क्वेश्चंस का जवाब खोजे, इससे उनका क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। 8 क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स या कैंपेन्स क्रिएट करने को कहा जा सकता है। इसमें वो लोकल कम्युनिटी के साथ भी एंगेज हो सकते हैं। इस तरह से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट ईवीएस सब्जेक्ट में इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर से लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऑप्शंस है 1 sharpens the memory of learners, 2 differentiates new learning from old learning, 3 makes learners think unidirectionally, 4 creates interest for learning among young learners minis. Correct answer है option 4 creates interest for learning among young learners minis. Motivation plays a crucial role in the learning process, especially for young learners. जब बच्चे मोटिवेटेड होते हैं तो उनका इंटरेस्ट लर्निंग में नेचुरली बढ़ता है। Here are some key aspects of how motivation creates interest for learning among young learners. 1 intrinsic motivation, जब बच्चे किसी सब्जेक्ट या एक्टिविटी में नेचुरली इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तब उनका अपना इंटरेस्ट बढ़ता है। टीचर्स को ये चीज समझनी चाहिए और उन्हें ऐसे एक्टिविटीज देनी चाहिए जो उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को जगाए। 2 एंगेजिंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जैसे गेम्स, एक्सपेरिमेंट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ता है। 3 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रेस और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करने से बच्चे मोटिवेटेड फील करते हैं। उनके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना उन्हें और मेहनत करने के लिए एंकरेज करता है। 4 रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, जब लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस से कनेक्ट किया जाता है तो बच्चे उन्हें ज्यादा मीनिंगफुल समझते हैं। जैसे अगर एनवायरमेंटल स्टडीज में उन्हें लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बताया जाए तो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। 5 चॉइस एंड ऑटोनॉमी, बच्चों को कभी-कभी अपनी लर्निंग के लिए चॉइसेस देना, जैसे टॉपिक सिलेक्ट करना या प्रोजेक्ट फॉर्मेट चूज करना, उन्हें एम्पावर्ड फील करता है। ये उनका इंटरेस्ट और एंगेजमेंट बढ़ता है। 6 गोल सेटिंग, छोटे और अचीवेबल गोल्स सेट करने से बच्चे अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। जब वो अपने गोल्स अचीव करते हैं तो उन्हें सक्सेस का एक्सपीरियंस होता है, जो उनके मोटिवेशन को बढ़ता है। 7 कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप वर्क और पीयर इंटरैक्शंस से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। वो एक दूसरे से सीखते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं और इस प्रोसेस में उनका मोटिवेशन भी बढ़ता है। 8 टीचर्स इंथ्यूजियाज्म, टीचर का इंथ्यूजियाज्म और पैशन सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को इंस्पायर करता है। अगर टीचर खुद एक्साइटेड है तो वो एनर्जी बच्चों तक पहुंचती है, जो उनका इंटरेस्ट बढ़ाती है। 9 वैरायटी इन टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग मेथड्स जैसे स्टोरी टेलिंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों की अटेंशन को एंगेज करते हैं। वैरायटी उन्हें इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड रखती है। इन सब फैक्टर्स से मोटिवेशन ना सिर्फ बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को एनरिच करता है, बल्कि उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने में भी मदद करता है। जब बच्चे मोटिवेटेड और इंटरेस्टेड फील करते हैं
तो वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15. Which one of the following would be the most suitable pedagogical method for an EVS class? Options है 1. Based only on experiments. 2. Based only on lecturers. 3. Examination oriented. 4. Participative and discussion based. Correct answer है option 4. Participative and discussion based. EVS Environmental Studies क्लास के लिए participative और discussion based pedagogical methods का इस्तेमाल काफी effective होता है। इस तरह के मेथड्स स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज करते हैं और उन्हें अपने विचार शेयर करने और दूसरों से सीखने का मौका देते हैं। मोस्ट सूटेबल पेडागोजिकल मेथड फॉर एन EVS क्लास। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एक पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन बेस्ड अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने क्वेश्चंस पूछे और खुद रिसर्च करके सॉल्यूशंस ढूंढे। इस मेथड में स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेथड काफी सूटेबल है EVS के लिए क्योंकि 1. रियल वर्ल्ड कनेक्शन। स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल इश्यूज या लोकल इकोसिस्टम पर फोकस करने का मौका मिलता है जो उनकी समझ को डिपेंड करता है। 2. क्रिटिकल थिंकिंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस करना होता है। 3. कोलैबोरेशन। इसमें स्टूडेंट्स के बीच कोलैबोरेशन और डिस्कशन होती है जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती है। 4. क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। जब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस के थ्रू लर्निंग करते हैं तो उनका नेचुरल क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ता है। 5. हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। इस मेथड को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स और फील्ड स्टडीज के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है जो लर्निंग को और एंगेजिंग बनाता है। एडिशनल मेथड्स। अगर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो कुछ और मेथड्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स पर काम करने दिया जा सकता है जहां वो रिसर्च करते हैं और प्रेजेंटेशंस करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग। ग्रुप डिस्कशंस और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज जहां स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं। फील्ड विजिट्स। एनवायरमेंटल स्टडीज की कॉन्सेप्ट्स को फील्ड ट्रिप्स के जरिए रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में समझने का मौका देना। इन सभी मेथड्स के जरिए EVS क्लास को पार्टिसिपेटिव और डिस्कशन बेस्ड बनाया जा सकता है जो स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंस को एनरिच करता है और उनकी समझ को डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16. स्टडी ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। ऑप्शंस है 1. गोट, मिल्क, मीट। 2. hen, meat, egg. 3. cow, milk, butter. 4. plants, vegetable, buttermilk. Correct answer है option 4. plants, vegetable, buttermilk. In the given sets of terms, plants, vegetable, buttermilk, let's analyze them to identify the odd one out. 1. Plants. These are living organisms that belong to the kingdom Plantae. They are essential for life on Earth as they produce oxygen and serve as a food source. 2. Vegetable. This term refers to a specific type of plant part, like roots, stems, leaves, that is commonly consumed by humans and animals. Vegetables are a subset of plants. 3. Buttermilk. This is a dairy product that is produced from milk, specifically the liquid left after churning butter. It is not a plant or directly derived from a plant in the same way that vegetables are. Odd one out. Buttermilk is the odd term in this set because it is not a type of plant or a plant part, while both plants and vegetable are directly related to the plant kingdom. Next question 17. On the map of India, with regard to Delhi, the directions of Jharkhand and Rajasthan respectively are. Options है 1. East, West. 2. East, South. 3. West, East. 4. West, South. Correct answer है option 1. East, West. दिल्ली के पर्सपेक्टिव से झारखंड और राजस्थान के डायरेक्शंस को समझा जाए तो झारखंड दिल्ली के ईस्ट, पूरब की तरफ है। राजस्थान दिल्ली के वेस्ट, पश्चिम की तरफ है। समरी।
Jharkhand is located east of Delhi. Rajasthan is located west of Delhi. Next question. 18. Growing the same crop over and using so many chemicals makes the soil. Options hai. 1. Fertile. 2. Barren. 3. Useful for a special kind of crop. 4. Fit for irrigation. Correct answer है option 2. Barren. जब हम barren land की बात करते हैं और अगर किसी एरिया में एक हाई क्रॉप को बार बार उगाया जाता है, जिसे मोनोकल्चर कहते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे सॉइल की क्वालिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसका कुछ खास इंपैक्ट ये होता है। 1. न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। एक हाई क्रॉप को बार बार उगने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आती है। 2. सॉइल इरोजन। इंटेंसिव फार्मिंग और केमिकल यूज से सॉइल की स्ट्रक्चर वीक होती है, जिससे सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो फर्टाइल सॉइल को खत्म कर देती है। 3. केमिकल अक्यूमुलेशन। ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल सॉइल में अक्यूमुलेट हो जाता है, जो सॉइल हेल्थ को और खराब करता है और इकोसिस्टम्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। 4. बायोडिवर्सिटी लॉस। मोनोकल्चर से सॉइल में माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स की बायोडिवर्सिटी खत्म होती है, जो हेल्दी सॉइल के लिए जरूरी है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसरप्ट करता है। 5. बैरन सॉइल। इन सब फैक्टर्स के चलते सॉइल बैरन या इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि उसमें क्रॉप्स उगने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये एग्रीकल्चर के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि फार्मर्स को प्रोडक्शन में कमी देखनी पड़ती है। कंक्लूजन। तो किसी एरिया में सेम क्रॉप को बार बार उगना और बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना सॉइल को बैरन बना देता है, जिससे उसकी फर्टिलिटी और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19. A portion of railway timetable for the route of an express train is given below. As per above information, the distance between Surat and Madgaon and the time taken to cover this distance by the train, respectively, are. Options hai. 1. 979 kilometers, 15 hours 15 minutes. 2. 979 kilometers, 15 hours 20 minutes. 3. 1509 kilometers, 15 hours 25 minutes. 4. 1509 kilometers, 15 hours 30 minutes. Correct answer है option 2. 979 kilometers, 15 hours 20 minutes. Next question. 20. Select the correct statement about bronze which was used in making big guns, cannons, found in the fort of Golconda. Options hai. 1. Bronze is an element. 2. Bronze is an alloy of copper and zinc. 3. Bronze is an alloy of copper and tin. 4. Bronze is an alloy of copper and platinum. Correct answer hai option 3. Bronze is an alloy of copper and tin. Bronze, जो कि कॉपर और टीन का अलॉय है, काफी मजबूत और ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसे हिस्टोरिकल टाइम्स में बिग गन्स या कैनन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। गोलकोंडा के फोर्ट में पाए गए ब्रॉन्ज कैनन्स के बारे में कुछ सही स्टेटमेंट्स ये हो सकती है। 1. ड्यूरेबिलिटी। ब्रॉन्ज का अलॉय होने के नाते ये मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जो इसे आर्टिलरी में इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट बनाता है। 2. स्ट्रेंथ। ब्रॉन्ज की स्ट्रेंथ और टफनेस की वजह से ये हैवी आर्टिलरी वेपन्स जैसे कि कैनन्स बनाने के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये हाई प्रेशर को ईजिली विथस्टैंड कर सकता है। 3. कास्टिंग एबिलिटी। ब्रॉन्ज को आसानी से कास्ट किया जा सकता है, जिससे इंट्रिकेट डिजाइन्स और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कैनन्स के लिए जरूरी है। 4. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। गोलकोंडा फोर्ट के ब्रॉन्ज कैनन्स काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है, जो मेडिवल इंडिया के वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप कह सकते हैं कि ब्रॉन्ज की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के कारण इसे गोलकोंडा फोर्ट के बिग गन्स, कैनन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टीज ने इसे एक इफेक्टिव मटेरियल बनाया जो बैटलफील्ड पर अच्छा परफॉर्म करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सके।